वर्तमान समय के अंदर विश्व में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। जिसने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है वो उसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखेगा, जो राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी है वो इसको अलग दृष्टिकोण से देखेगा, जो संघर्षवादी है वो इसको अलग दृष्टिकोण से देखेगा। तो नमस्कार, मैं मैनपाल डॉक्टर सहारण। आज हम इस वीडियो में इस परिप्रेक्ष्य या देखने के नजरिए पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से बात करेंगे कि घटनाओं को देखने का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कौन सा है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर हम बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं परिप्रेक्ष्य शब्द का। परिप्रेक्ष्य शब्द है वो पर्सपेक्टिव शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सपेक्टिव शब्द है वो लैटिन भाषा के, इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में सीन थ्रू, यानी देखना, ऊपर से नीचे तक घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण, नजरिया, ढंग। तो हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर कौन से ढंग है, कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि यूक्रेन युद्ध को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो कहेंगे कि इससे शेयर मार्केट कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तेल है वो महंगा हो जाएगा, विश्व की जितनी भी इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा जाएगी। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो विश्व की एक धुरी थी अमेरिका, अब वो एक धुरी रह जाएगी, थोड़ा सा उसको जो रूस उसको टक्कर दे रहा था वो अब नहीं दे पाएगा। और संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य क्या देखेंगे, वो कहेंगे हम तो सदा से ही कहते आ रहे हैं कि परिवार से लेकर विश्व के विभिन्न देशों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, ये इसकी ही अभिव्यक्ति है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, यानी समाजशास्त्र में घटनाओं को किस प्रकार से देखा जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो जितने भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है वो उद्विकास से लेकर आजकल जो हम आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं वहां तक देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सबको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र में मुख्य रूप से इन दो परिप्रेक्ष्यों की प्रधानता रही है। वो दो परिप्रेक्ष्य कौन से हैं, दो नजरिए कौन से हैं? नंबर एक है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, नंबर दो है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या मानवीय परिप्रेक्ष्य। पहले हम बात करेंगे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करता है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तब उसके अंदर अवलोकन, निरीक्षण, वर्गीकरण और विश्लेषण की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। देखो, समाजशास्त्र में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है और दूसरा समाज महत्वपूर्ण है। समाज और व्यक्ति, इनके बीच में संघर्ष है वो हमेशा चलता रहता है। कुछ व्यक्ति का पक्ष लेते हैं कि व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, और कुछ कहते हैं कि समाज से ही व्यक्ति का निर्धारण होता है। व्यक्ति तो एक कोरा कागज है, समाज जो कुछ उस पर लिखता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो ये जो समाज है वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, वो समाज की बात करेगा। और दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है हमारा मानवीय परिप्रेक्ष्य है, वो व्यक्ति की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा? वो व्यक्ति की बात करेगा। तो पहले हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या इसे वृहत परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये समाजशास्त्र का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य था और समाजशास्त्र के जितने भी प्रारंभिक विचारक थे जैसे स्पेंसर, दुर्खी, मैक्स वेबर, पार्सन्स आदि सभी ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता क्या है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता है कि यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें भेदभाव या वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। यह आगमन विधि पर आधारित है। किस विधि पर आधारित है? आगमन विधि पर आधारित है। ये बड़े सिद्धांतों पर चर्चा करता है, छोटे या सूक्ष्म सिद्धांतों की बात ये नहीं करता है, ये वैज्ञानिकवाद की बात करता है। और मुख्य रूप से ये गणनात्मक तथ्यों पर विशेष जोर देता है, गणनात्मक तथ्यों का विशेष प्रयोग करता है। अब इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंदर कौन कौन से परिप्रेक्ष्य आ जाते हैं, इस पर चर्चा करें तो इसके अंतर्गत पहला जो सबसे महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य आता है वो आता है उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य। उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य घटनाओं को किस रूप से देखता है? वो कर्मिक विकास के रूप में देखता है। किस प्रकार देखता है? कर्मिक विकास के रूप में देखता है। वो कहता है कि सामाजिक या समाज है,
जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका विकास धीरे धीरे एक निश्चित चरणों में होता है। तो समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक विचारक थे काम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम और मैक्स वेबर, ये उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य को इन्होंने प्रस्तुत किया था। दूसरा है प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य। प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य है वो अगस्ट काम्टे ने किया था और इसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसीलिए इनको हम समाजशास्त्र के पिता के तौर पर जानते हैं। एक है संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ये कहता है कि प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। जैसे कि हम लें, हमारे सामने कोई मेज़ पड़ी है या हम जिस चेयर पे बैठे हैं, तो हम अगर मेज़ की बात करें तो मेज़ की एक स्ट्रक्चर होती है। उसके 3 पाए होते हैं, कईयों के 4 पाए होते हैं, हो सकता है 5 पाए भी हो सकते हैं। एक उसके ऊपर लकड़ी का फट्टा होता है या किसी और का फट्टा होता है, तो वो उसकी स्ट्रक्चर है। और तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है और प्रकार्यात्मक, इनके बीच में प्रकार्यात्मक संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य समाज को या सामाजिक घटनाओं को इसी के नज़रिए से देखता है कि समाज की अनेक संस्थाएं हैं, उप इकाइयाँ हैं। जैसे कि शरीर है, तो शरीर की बहुत सारी इकाइयाँ हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यवस्थित हैं और साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार सामाजिक घटनाएं हैं वो भी इसी पे निर्भर करती है। समाजशास्त्र में दूसरा परिप्रेक्ष्य है वो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है या मानवीय परिप्रेक्ष्य है। ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बाद में आया है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो कमजोर को या जो समाज का उपेक्षित वर्ग है उसको दबाने की बात करता है। वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, जो समाज की संरचना है, वो जो समाज का उच्च वर्ग है उनके मूल्यों को पोषित करता है। जो समाज का गरीब तबका है, उपेक्षित वर्ग है, उसकी मांगों को या उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है वो संपूर्ण समाज को अध्ययन की एक इकाई मानता है और वो व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता है। उसकी दृष्टि में जैसे कि दुर्खिम मानते हैं कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, यानी उसमें व्यक्ति का कोई विशेष रोल नहीं होता है। लेकिन मानवतावादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है कि समाज महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के नज़रिए से वो समाज को देखता है। और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है? समाज के नज़रिए से व्यक्ति को देखता है। इसकी शुरुआत है सर्वप्रथम डिल्थे ने की थी। किसने की थी? डिल्थे ने की थी। और उसके बाद में चार्ल्स कुल्ले ने इसको आगे बढ़ाया है और इसमें मुख्य रूप से जो आनुभाविक अध्ययन है उनको शामिल किया जाता है। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य क्या करता है? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है वो वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिविटी के स्थान पर सब्जेक्टिविटी, विषयपरकता पर विशेष बल देता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य क्या हो गया? सब्जेक्टिविटी है, यह व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। इसमें निगमनात्मक पद्धति का अध्ययन किया जाता है, इसमें गुणात्मक विधि का अध्ययन किया जाता है। उसमें किसका किया जाता था? गणनात्मक, यानी 2 और 2 4 हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ व्यक्ति की जो परिस्थितियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है और व्यक्ति जिस क्रिया को जो अर्थ देता है, उसका जो बोध है, जो उसकी समझ है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है और ये शोषित और कमज़ोर वर्गों पर विशेष बल देते हैं। तो अब इस मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, इस मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से उपागम शामिल है? तो इसके अंदर महत्वपूर्ण आ जाता है, पहला नंबर है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। पहला कौन सा आ जाता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। यह ब्लूमर, मीड और कुल्ले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका अर्थ क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी जो हम अंतःक्रिया करते हैं, जो हम अंतःक्रिया करते हैं वो किसके द्वारा होती है? वो प्रतीकों के द्वारा होती है, वो संकेतों के द्वारा होती है। मैं अपनी बात है वो आप तक पहुंचा रहा हूं और आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो इसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? मैं प्रतीकों का प्रयोग कर रहा हूं, शब्दों के रूप में प्रतीक है और वही अगर आप अर्थ लगा रहे हो तब सामाजिक अंतःक्रिया होती है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में मुख्य रूप से ब्लूमर, मीड और कुल्ले शामिल है और ये अंतःक्रिया में प्रतीकों को विशेष महत्व देते हैं। दूसरा इसका प्रतिपेक्ष्य है वो है एथनोमेथडोलॉजी। एथनोमेथडोलॉजी हिंदी में इसको कहते हैं लोक विधि विज्ञान। लोक यानी जनता या जन, विधि यानी तरीके, विधि यानी
तरीके भी लोग हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, किन तरीकों का वो प्रयोग करते हैं, किन विधियों को वो इस्तेमाल करते हैं, इस पर यह परिप्रेक्ष्य चर्चा कहता है। ये मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था। इसके प्रतिपादक हैं हेराल्ड गारफिंकल। कौन है? हेराल्ड गारफिंकल। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1967 में, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। अब तीसरा परिप्रेक्ष्य है वो है परघटना विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है देखना। उसका होता है प्रकट तथ्य या देखना। एक हम कहावत बोलते हैं कि जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो यह मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की एक विधि है। इसमें कहता है कि जो बड़े पैमाने पे हम देखते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। व्यक्ति अपनी क्रिया को क्या अर्थ प्रदान करता है, वास्तविकता इसकी क्या है, इस पर ये अध्ययन करता है या विशेष जोर देता है। दर्शन शास्त्र में इसे प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है एडमंड हुर्सल को, ये इसके प्रतिपादक हैं। और समाजशास्त्र में इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है अल्फ्रेड सूज। आप प्रश्न आ सकता है कि फेनोमेनोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो हुर्सल होंगे। लेकिन अगर समाजशास्त्र में किसने इसको स्थापित किया तो होगा अल्फ्रेड सूज। क्या होगा? अल्फ्रेड सूज कहते हैं कि सामाजिक यथार्थ, वास्तविकता क्या है, ना कि जो हम समझ रहे हैं, रियलिटी क्या है। तो इनकी एक दो पुस्तकें हैं, उनमें सोशल रियलिटी शब्द का प्रयोग आएगा। सोशल रियलिटी शब्द, अगर सोशल रियलिटी की बात कर रहे हैं तो वो अल्फ्रेड सूज कर रहे हैं। एक परिप्रेक्ष्य और है इसका विनियमवादी। क्या है? विनियमवादी। विनियम का मतलब क्या होता है? विनियम का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। तो ये क्या कहता है कि जब हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे होते हैं तो हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं या तो मोल भाव कर रहे होते हैं। जैसे कि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि आदान प्रदान कर रहे हैं, वो हमें वस्तु दे रहे हैं, हम उसको पैसे दे रहे हैं। लेकिन उसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा व्यवहार कैसा होता है? हम चाहते हैं कि हमें दुकानदार कम से कम कीमत पे वो वस्तु दे ताकि हमें ज़्यादा फायदा हो, और दुकानदार क्या चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, उससे ज़्यादा फायदा हो। तो ये विनियमवादी व्यवहार क्या कहता है कि हम आम व्यवहार में भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि हमें ज़्यादा फायदा हो। हम अपने मम्मी पापा को या बच्चों को या अन्य रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस प्रकार से व्यवहार करते हैं ताकि हमें फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो। तो ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य एक प्रकार से हो गया। पांचवा है इसका अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य था वो गोफमैन ने प्रस्तुत किया था। तो ये जो समाज की तुलना है या हमारे जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी तुलना रंगमंच से करते हैं। किसके साथ करते हैं? रंगमंच। रंगमंच का तो जानते हो, आपने कभी रामलीला देखी होगी। रामलीला देखी होगी। रामलीला के जितने भी किरदार हैं उनको कौन निभाता है? सामान्य व्यक्ति निभाते हैं। तो जब हम एक वो कहावत सी सुनते हैं या बच्चे कई बार दे रहे हैं कि जो राम एक पुरुष होता है वो सीता बनकर आता है। रामलीला में क्या आता है? सीता बनकर आता है। तो एक माँ और उसके साथ में बेटा वो रामलीला देखने आते हैं। तो वो क्या होता है कि उस जो सीता बनता है उसको बीड़ी पीने की या सिगरेट पीने की तलब होती है। तो वो क्या होता है कि मंच के पीछे जाता है और दूर जाकर अपनी सिगरेट है या बीड़ी है, जो भी हुक्का है, वो पीता है। तो बेटा वो देख लेता है कि सीता है वो क्या पी रही है? बीड़ी पी रही है। और बाद में वो क्या होता है कि वापस रंगमंच के पीछे हम देखें तो रंगमंच ऐसे होता है कि ये हमारे सामने दिखाई दे रहा होता है और इसके पीछे एक पर्दा लगा होता है, और पर्दे के पीछे क्या होते हैं कि जो कलाकार होते हैं वो तैयार हो रहे होते हैं। तो पहले वो कुछ और होते हैं, पैंट शर्ट में होते हैं, और जब सीता का रोल करना होता है तो वो क्या आ जाते हैं कि वो सीता के रोल में आ जाता है। वो क्या कहता है कि ये सीता तो मम्मी बीड़ी पी रही थी या सिगरेट पी रही थी या हुक्का पी रही थी। तो इस प्रकार से तो वास्तविकता भी हमारी कुछ ऐसी ही है।
हम जब जैसे आप स्कूल में स्टूडेंट के रूप में जाते हो, या आप एक टीचर के रूप में जाते हो, या कोई आपकी और कोई जॉब है, ऑफिस में आप जाते हो, तो घर पर आप कुछ और होते हो, लेकिन जब आपको ऑफिस में जाना होता है, स्कूल में जाना होता है एक स्टूडेंट के रूप में, तो आप तैयार होकर जाते हो। तो पहले अलग होता है, और उस जैसे ही स्कूल क्या है, एक रंगमंच है, तो जैसे ही हम रंगमंच के लिए तैयार होते हैं, तो ये कहता है कि हम सब अभिनय कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एज ए शिक्षक के रूप में आया हूँ, लेकिन अब मैं तैयार होकर आया हूँ, और जब मैं घर पे जाता हूँ तो मेरी और भूमिका होती है, मुझे कोई और अभिनय करना होता है, और अब मुझे शिक्षक का अभिनय करना है। तो हम मंच, दुनिया क्या है, एक रंगमंच है, और सभी लोग अभिनय करते हैं। तो ये गोफमैन का कहना है। एक परिप्रेक्ष्य है जो आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है आमूल परिवर्तनवादी। आमूल परिवर्तनवादी 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कहता है कि अचानक से हमें सब कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आज तक हम इतिहास को देखते आ रहे हैं, उसमें कमज़ोर वर्ग है, महिला है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, या अश्वेत हैं, उनको दबाया गया है। अब इस व्यवस्था को तुरंत बदलना पड़ेगा, आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इसे रेडिकलवादी भी कहते हैं कि इस व्यवस्था को तुरंत बदलना पड़ेगा। तो ये घटनाओं को तुरंत बदलने के रूप में देखता है। तो ये प्रमुख रूप से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, बहुत सारे हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर कर सकते हैं। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद।